नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका स्वागत करता हूं। कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा। इस पर मैं आपको एक ख़ास रिपोर्ट देने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि यूपी का हर नागरिक 26,000 रुपये का कर्जदार है। दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो की बाइक बैन कर दी गई हैं। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की जगह विधान परिषद में जाने के लिए जनता दल यूनाइटेड में कई नेता लाइन में लग गए हैं। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है संसद में। पहले बात यूपी बजट की करते हैं। योगी सरकार बुधवार कल 22 फरवरी को साल 2023-24 का बजट सदन में पेश करने जा रही है। इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट पेश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में इतने भारी भरकम बजट के बावजूद ये आम आदमी के जीवन पर बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाता है। वेतन वृद्धि, करों में कमी या वृद्धि, वस्तुओं के सस्ता या महंगा होने जैसी कोई घोषणा राज्य के आम बजट में आमतौर पर नहीं की जाती है। इसके बावजूद आम आदमी की नज़र लोक कल्याण संकल्प पत्र अर्थात चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है इस पर रहती है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान बताती है। राज्य सरकार के राजस्व जुटाने के अलग अलग स्रोत होते हैं। योजनाओं पर होने वाला खर्च भी सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय करती है। राज्य सरकार अब आबकारी और निगम जैसे करों का निर्धारण करती हैं। राज्य सरकार की कमाई देखी जाए तो इसका बड़ा हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, स्वयं के कर यानी कि राज्य वस्तु कर, सेवा कर, वैट, निगम कर, भू राजस्व, स्टाम्प, पंजीकरण आदि से होता है। इसके अलावा करेत्तर राजस्व भी सरकार की आय का एक स्रोत है। पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार वैट लगाती हैं और ये कमाई प्रदेश सरकार की होती है। इसीलिए राज्य सरकारें इसे जीएसटी में शामिल करने का विरोध करती रहती हैं। अगर पेट्रोलियम पदार्थों से वैट कम हो जाए तो इसका सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता है। वर्ष 2022-2023 का बजट देखा जाए तो प्रदेश सरकार करों और अन्य संसाधनों से होने वाली कुल कमाई का मात्र 20.5% ही धनराशि सीधे विकास कार्यों यानी कि पूंजीगत परिव्यय के लिए आवंटित कर पाई थी। इसके बाद कुल राजस्व का 79.50% राशि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, विकास कार्यों के लिए किए गए कर्ज की किस्त, ब्याज के भुगतान, कार्यालयों के खर्चे, केंद्रीय योजनाओं में राज्य सरकार का अंशदान आदि में चला गया था। योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आता है। सड़क, सेतु, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया गया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, एसएमएमई, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम सरकार कर सकती है। आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है जब उसके जिले या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोक लुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में कोई राशि आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता जो उधार उत्तर प्रदेश सरकार पर था वो 4.45 लाख करोड़ रुपए की थी, जो वर्ष 2020-21 तक करीब 5.65 लाख करोड़ रुपए हो गई। ऋण के सापेक्ष प्रति व्यक्ति की कर्ज की बात की जाए तो इस अवधि के दौरान ये 18,476 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। सीधे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक करीब 26,000 रुपए का कर्जदार है। सरकार के पास रुपया कहां से आता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्वयं के कर 36.5%, करेत्तर राजस्व से 3.9%, केंद्रीय करों में राज्यांश या राज्य का हिस्सा जो केंद्रीय करों में है उसमें 24.2%, केंद्र सरकार से सहायता 17.9%, लोक लेखा शुद्ध 1%, लोक ऋण 13.1%, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 3%, कर्ज और अग्रिम की वसूली 0.4।
प्रतिशत होती है। सरकार का रुपया खर्च कहाँ होता है, इस पर भी एक नज़र डालिए। पूंजीगत परिव्यय पर 20.5% खर्च होता है। सरकारी वेतन पर 13.1%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं पर 12.2%, पेंशन आदि पर 12.8%, सहायता अनुदान आदि पर 9.3%, ब्याज पर 7.6%, राजस्व व्यय पर 13.5%, सब्सिडी पर 3.8%, कर्ज की अदायगी, जो कर्ज लिया है सरकार ने उसकी अदायगी 3.7%, स्थानीय निकायों का समुदेशन 3%, कर्ज और अग्रिम 0.5%। ये सारे आंकड़े राज्य सरकार के वर्ष 2022 और 23 के बजट से ले गए हैं। आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ सा है और सरकार उसको खर्च कहाँ करती है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली की सड़कों पर बाइक टैक्सी नहीं चलने देने का निर्णय लिया है। सरकार ने टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। उन्होंने बताया कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लाने वाली है। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में एग्रीगेटर्स यानी कंपनियों से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगने के बाद कौन सी बाइक चलेंगी, नियमों का उल्लंघन किया तो क्या होगा, कंपनियों से लेकर बाइक टैक्सी चलाने वाले चालकों पर क्या एक्शन होगा। दरअसल दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में, गाजियाबाद में भी, नोएडा में भी, आसपास के गुड़गांव में भी, अब तो कुछ जो नज़दीक के दूसरे ज़िले हैं उनमें भी बाइक टैक्सी का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें प्राइवेट नंबर यानी सफ़ेद नंबर प्लेट वाली बाइक्स का ही कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को इसी पर आपत्ति है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट टू व्हीलर्स का इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने में किया जा रहा है और उससे कमाई भी की जा रही है, जो पूरी तरह से कमर्शियल होना चाहिए। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत सजा हो सकती है। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। कंपनी यानी एरोगेटर्स, ओला, उबर, रैपिडो, इनको एलोगेटर्स कहते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए बाइक टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराने के वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान कानून में है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों के अनुसार बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए कहा है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जुर्माना और सजा से बचने के लिए इस तरह की गतिविधियों को तुरंत बंद कर दें। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर को लेकर सरकार नई पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। जल्द ही ये पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। इस पॉलिसी के आने के बाद ही एरोगेटर्स नई स्कीम के साथ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ही बाइक टैक्सी चल सकेगी। सिर्फ बाइक टैक्सी के इस्तेमाल पर रोक लगी है, यानी किसी भी प्राइवेट बाइक को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप उससे किसी दूसरे यात्री को इधर से उधर नहीं पहुंचा सकते, यात्री को ढोया नहीं जा सकता। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां बाइक्स को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करती हैं, इसी पर ही रोक लगी है। आप अपनी बाइक चला सकते हैं, ऐप के जरिए बाइक बुकिंग नहीं की जा सकती। हालांकि कार की बुकिंग की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल बाइक टैक्सी पर ही रोक लगाई है। इसका असर ये होगा, बाइक टैक्सी चलने की बढ़ने की 2 वजह हैं। पहला, कैब या टैक्सी के मुकाबले गाड़ी के ये काफ़ी सस्ती होती हैं। दूसरा, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल गया है। बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगने से दोनों पर ही असर पड़ेगा। अब लोगों को कम दूरी पर जाने के लिए भी गाड़ी ही बुक करनी पड़ेगी। साथ ही जिन लोगों को बाइक टैक्सी के जरिए रोजगार मिल रहा था, उनका भी रोजगार कुछ समय के लिए अब खत्म हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की रोड क्रैश रिपोर्ट 2021 के मुताबिक राजधानी में जितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें 67% बाइक या स्कूटर हैं और 28% कार हैं। दिल्ली में 2021 तक 38.84 लाख प्राइवेट कारें रजिस्टर्ड थीं, जबकि 82.3 लाख से ज़्यादा बाइक और स्कूटर रजिस्टर्ड हैं। राजधानी में 43% लोग बस से यात्रा करते हैं, जबकि 20% टू व्हीलर, 19% कार से सफ़र करते हैं। महज 11% लोग ही हैं जो मेट्रो से आना जाना पसंद करते हैं।
महाराष्ट्र में भी ऐसा मामला हुआ था, महाराष्ट्र सरकार ने भी रोक लगाई थी, तब रैपिडो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो को कोई राहत नहीं दी और कह दिया था कि वैलिड लाइसेंस के बिना आप ऐसा काम नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं बिहार में क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़ गए हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। इसके साथ ही उपेंद्र ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने की घोषणा भी कर दी है। उपेंद्र को मार्च 2021 में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगर वो जदयू में रहते तो उनका कार्यकाल वर्ष 2027 में मार्च तक था। ऐसा माना जा रहा है कि 24-25 फरवरी तक वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। इस खाली हुई सीट को भरने के लिए जनता दल यू में लाइन लग गई है। इस सीट का जो चुनाव होता है उसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। राज्य कैबिनेट मनोनयन को मंजूरी देती है या इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर देती है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा राज्यपाल को जाती है और राज्यपाल मनोनयन कर देते हैं। नए जो सदस्य मनोनीत होंगे उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री श्री भगवान कुशवाहा, पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी, पूर्व विधायक राम सेवक सिंह, लंबे समय तक जदयू के पदाधिकारी नंदकिशोर कुशवाहा परिषद में उपेंद्र कुशवाहा की सीट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की सक्रियता के हिसाब से उनका दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि उमेश कुशवाहा 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। परिषद के पिछले मनोनयन के समय भी उनके नाम की चर्चा हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण में वो काफी आक्रामक रहे हैं। मनोनयन का मानक अगर दल से जुड़ाव और निरंतरता को बनाए रखा जाए तो अश्वमेध देवी, राम सेवक सिंह और नंदकिशोर कुशवाहा के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी के पुराने नेता हैं। उनकी दलीय प्रतिबद्धता खंडित होती रही है। वो कई बार आईपीएफ, जनता दल, राजद, जदयू, लोजपा आदि दलों से भी समय समय पर जुड़ते रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड कुशवाहा समाज की ताकत की गंभीरता को समझता है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को बार बार अवसर दिया गया। पहली बार उनके लिए ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अलग किया गया। भाजपा भी कुशवाहा नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को बढ़ावा दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की अगली राजनीति का प्रारंभिक संकेत यही है कि वो भाजपा को मजबूत करेंगे। ऐसे में जदयू को बड़ी सावधानी से परिषद में उपेंद्र कुशवाहा के उत्तराधिकारी को चुनना होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना भी चली गई है। धनुष बाण जो उनका निशान था वो भी चला गया है। अब उनको एक नई परेशानी हुई है, नया झटका लगा है। उनके हाथ से विधानसभा में पार्टी का दफ्तर शिवसेना भवन चला गया है। एक और बुरी खबर, उनके हाथ से अब संसद में, लोकसभा में पार्टी का दफ्तर भी चला गया है। संसद में शिवसेना के दफ्तर पर भी अब एकनाथ शिंदे के गुट का कब्जा हो गया है। लोकसभा सचिवालय ने शिंदे गुट को संसद भवन में स्थित पार्टी दफ्तर पर कब्जा दे दिया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद भवन का कमरा नंबर 128 शिवसेना संसदीय पार्टी को बतौर कार्यालय आवंटित किया जाता है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद उद्धव गुट को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर जो था महाराष्ट्र विधानसभा में, उसको भी शिंदे गुट को दे दिया गया है। शिंदे गुट के समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलकर इसकी मांग की थी। ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की याचिका सुनवाई के लिए लाई गई है। कल बुधवार को 3 बजे के करीब इस पर सुनवाई शुरू होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को उद्धव गुट का पक्ष रखते हुए कहा था कि अगर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सब कुछ, वे मतलब शिंदे गुट, बैंक खाते वगैरह सब पर कब्जा कर लेंगे। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब कुछ खास खबरें। यूफ्लेक्स कंपनी पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी की। नोएडा में कंपनी के 20 ठिकाने समेत देश भर में कुल 64 स्थानों पर रेड हुई। आईटी की टीम ने कंपनी में मौजूद कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए। किसी को भी कंपनी में आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। छापेमारी कई घंटे तक चली। लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत पर यह छापेमारी की गई थी। कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका विषय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना रहा। इसमें निजी अस्पतालों को योजना के बारे में जानकारी दी गई।
इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में गाजियाबाद के जिलाधिकारी RK सिंह भी मौजूद रहे। कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में सांची संस्था की CEO संगीता सिंह ने हॉस्पिटल के भागीदारों को प्रधानमंत्री योजना के बारे में जानकारी दी। मोटिव ये है कि हम रीच आउट करें और हॉस्पिटल्स को, क्योंकि 2018 से ये स्कीम शुरू हुई और लगातार इसमें आपने देखा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज की डेट तक हम लगभग 18 लाख से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स इसके अंतर्गत कर चुके हैं और सरकार का लगभग 2100 करोड़ रुपए का इसमें ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हो चुका है। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट है हमारी, तो कैसे प्राइवेट पार्टनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जोड़ के हम जो जनता है उसको कितना फ़ायदा उठाएं, बेसिक पर्पस यही है। सरकार ने ये योजना जरूरतमंदों के लिए शुरू की है, जिससे वे निजी अस्पतालों में इसका लाभ ले सकें। आज की ये कार्यशाला है, ये इसको आप लोग सिर्फ सुनकर निकल ना जाना, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना। भारत एक अच्छी योजना है और चूंकि हम चिकित्सा जगत में हैं, हम प्रॉपर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं कि हमें सिर्फ बिजनेस पे ही पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम चिकित्सा सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कुछ समाज सेवा भी करें। उन्होंने कहा कि इस योजना में आ रही परेशानियों को दूर किया जा रहा है। जिलाधिकारी RK सिंह ने सभी प्राइवेट अस्पतालों से इसमें सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि PPT के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दें। 81,000 फैमिलीज के कार्ड बन चुके हैं अब तक। अभी जो लेबर डिपार्टमेंट का एक डेटा और मिला है, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद में 2011 में ये बेसिकली उसके सेक्स सूची पे आधारित डेटा है, तो नेचुरली यहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन बहुत रहती है, तो उसमें से बहुत सारी जो माइग्रेटेड फैमिलीज़ हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें जितने हमारे माइग्रेट होकर के चले गए हैं, तो इसको जो है कैसे पॉलिसी वगैरह में अगर कुछ पॉसिबल हो तो कैसे हमें नए पात्र व्यक्तियों के चयन की भी सुविधा मिले, उस पर भी हम लोग आगे बराबर संपर्क कर रहे हैं। यहाँ CMO डॉक्टर भवतोष शंकर, डॉक्टर PN अरोड़ा, उपासना अरोड़ा और डॉक्टर हिमानी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें खुद नगर आयुक्त नितिन गौड़ मौजूद रहे। दर्जन भर से अधिक समस्याएं रखी गईं, कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। संभव का आयोजन हर मंगलवार को किया जाता है। नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खुद नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ उपस्थित रहे। इसके साथ ही अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव, अरुण कुमार यादव भी मौजूद रहे। संभव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं से नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। नगर विकास मंत्री AK सिंह संभव में आई सभी शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर खुद नजर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गुरु तेग बहादुर चौक और सर्व वाटिकाओं की दुर्दशा का मामला उठने लगा है। इसको लेकर नगर निगम में भूख हड़ताल की गई है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि गुरु तेग बहादुर चौक और वाटिकाओं का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहिब चौक और सभी सर्व समाज वाटिकाओं के सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर नगर निगम में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर से अनशन शुरू किया गया है। इस दौरान एक ज्ञापन भी नगर आयुक्त के नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि मेरठ रोड के पास स्थित चौक गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम से आवंटित है। इसके अलावा हिंडन नदी के पास रेलवे लाइन के पीछे सर्व समाज की वाटिकाओं के लिए भी जगह आवंटित की गई है, मगर इसका निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ नव निर्माण जरूरी है। गुरु तेग बहादुर साहिब चौक और सर्वधर्म वाटिकाओं को जो है सौंदर्यीकरण करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इस प्रकरण में कई बार नगर निगम को पत्र लिखा जा चुका है, जिससे वाटिका और चौक का विकास किया जा सके। ये ज्ञापन मनी रियॉट जिला प्रधान गाजियाबाद की ओर से दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग वाहनों से बैटरी चुराते हैं। इनके कब्जे से गाड़ियों की 31 बैटरी, एक कार, बाइक और स्कूटी बरामद की गई है। देखिए, ये कुल 3 अभियुक्तों को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो 3 अभियुक्त हैं, इनके पास से 31 चोरी की बैटरियाँ बरामद की गई हैं। साथ ही साथ एक ATM बाइक बरामद की गई है, एक इको गाड़ी बरामद की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों के पोस्टमार्टम में दी गई जानकारी कैसी लगी? दिल्ली में अगर बाइक टैक्सी आप इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाइएगा, क्योंकि वो बैन हो चुकी है। आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट
और विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ते रहिए युग करवट समाचार पत्र। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।